हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका दोरीना ऐप के प्लेटफॉर्म पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लास ली थी, ब्लड का चैप्टर करवाया था। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने बताया था आज हम करवाएंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी पहले एक बार कमेंट करके बता दो, अभी आप आए हैं कि नहीं लाइव लाइव बच्चे हैं कि नहीं। आगे स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी क्या होता है भाई? इम्यूनो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम और लॉजी मतलब स्टडी करना, यानी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ही क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी इम्यूनिटी क्या है, ये शायद कोरोना के बाद में लगभग बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है। ठीक है। इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की जो हमारे शरीर की जो पावर होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और इस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऑर्गन काम करते हैं। ठीक है। और उन्हीं की स्टडी करना क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। तो भी इम्यून सिस्टम के अंदर यानी इम्यूनोलॉजी में बहुत से ऑर्गन होते हैं। उससे पहले फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हम किसे कहते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। इसी ने क्या काम किया था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1796 में। ये भी पूछा जाता है, याद रखना। इसने क्या काम किया था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1796 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कि ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऑर्गन जो रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से, ऑर्गन रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, वो कौन कौन से हैं भाई? ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं, रोगों से लड़ने के कारण लड़ने से क्या करते हैं? हमें बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं। ठीक है। अब रोग कौन करता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है, एंटीजन, वायरस। ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, एंटीजन में कौन कौन हो सकता है? एंटीजन में कौन कौन हो सकता है भाई? बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। ठीक है। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, धूल जिसे हम कहते हैं, पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परागकण, यानी जो फूलों के ऊपर होते हैं परागकण। ठीक है। ये सारे होते हैं, ये सारे एंटीजन होते हैं, ये सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। इनमें से कोई भी एक पदार्थ, कोई भी चीज, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कोई भी अगर शरीर के अंदर जाता है तो वो शरीर के लिए क्या कहलाता है? एंटीजन कहलाता है। वो शरीर का दुश्मन होता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ बीमारी पैदा करते हैं शरीर में। तो इन सभी को खत्म करने के लिए, इनको इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। और इस इम्यून सिस्टम को चलाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं भाई? वो देख लेते हैं। भाई ऑर्गन, जो ऑर्गन रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम,
कौन कौन से? एक प्राइमरी ऑर्गन होते हैं, एक सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन, याद रखना आगे भी बहुत से चैप्टर ऐसे आएंगे जिसके अंदर प्राइमरी ऑर्गन भी होते हैं और सेकेंडरी ऑर्गन भी। प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं, वो अंग होते हैं जहां पर फॉर्मेशन का मतलब बनने का काम चले और उसको मैच्योर करने का काम चले। ठीक है, फॉर्मेशन और मैच्योरेशन का काम जहां पर चलता है वही ऑर्गन क्या कहलाते हैं? प्राइमरी ऑर्गन कहलाते हैं। और इसके अंदर प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से हैं भाई? एक तो हमारी बोन मैरो, एक तो हमारी बोन मैरो, और दूसरी भाई थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। अगर हम बात करें बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड की, यहीं पर हमारी जो इम्यूनिटी के जो मेन सेल्स होती हैं, जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं, उनका बनना और उनका मैच्योरेशन इन दो जगह होता है। उनकी फॉर्मेशन और मैच्योरेशन इन दो दो जगह होता है, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑर्गन। जैसे अगर हम बात करें, देखो प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये भी तो अलग अलग होता है ना। ठीक है, तो वहां पर भी देखो प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पर स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है, वही क्या होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन। जैसे ओवरी और टेस्टिस, यहां पर भी सेम वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन वो ऑर्गन या वो अंग जहां पर ये सेल्स रह करके अपना काम करती हैं, एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, हमें रोगों से बचाती हैं। जिन जिन अंगों के अंदर ये जा करके काम करती हैं, वो सारे ऑर्गन कौन से होते हैं? सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। जैसे भाई कौन कौन सा? स्प्लीन हो गया, जैसे लिम्फ नोड हो गई, लिम्फ नोड हो गई, जैसे कुछ एक लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। जैसे लिम्फोइड टिश्यू के अंदर जैसे टॉन्सिल्स हो गया, एडिनोइड हो गए। ठीक है, पेयर्स पैचेस हो गए, पेयर्स पैचेस हो गए। ठीक है भाई, ये सभी होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सभी अंग सेकेंडरी ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, स्प्लीन का भी पता है आपको, लिम्फ नोड का भी पता है आपको, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता है ना, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, लिम्फ नोड होती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं, जहां पर ये हमारी बी सेल टी सेल रहकर काम करती हैं, उनके अंदर लिम्फ बहता है। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो लिम्फोइड टिश्यू से बने हो, और वो कौन कौन से हैं? टॉन्सिल्स, सभी को पता होगा टॉन्सिल्स। ठीक है, हमारी नेजल कैविटी, ओरल कैविटी के बैक साइड के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं टॉन्सिल्स। ठीक है ना, ये अगर कोई भी बैक्टीरिया यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो टॉन्सिल्स जो होते हैं, जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, वो वहीं पे उसको ट्रैप कर लेते हैं और वहीं पे उसको किल कर देते हैं। ठीक है, एडिनोइड ये बच्चों के अंदर होते हैं, ये छोटे बच्चों के अंदर होते हैं। छोटे बच्चों में आपको पता होगा ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, तो उनकी नेजल कैविटी के बैक साइड में एडिनोइड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। वो भी क्या काम करते हैं? कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है वो उसको वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं और मार देते हैं। पेयर्स पैचेज, पेयर पैचेज याद रखना, ये हमारी इंटेस्टाइन में होती है। ये लिम्फोइड टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और खासकर अगर हम बात करें इलियम के ऊपर, इलियम का लास्ट पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, यहां पर होते हैं। क्या क्या होते हैं? पेयर्स पैचेज क्या होते हैं? लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। देखो, जब हम खाना खाते हैं, पहले स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर जो हमारा भोजन होता है वो क्या होता है? डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद में वो क्या बच गया? वो वेस्ट मटेरियल बच गया,
और जैसे जैसे वो आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास उसके आगे जाता है तो वो क्या होता चला जाता है, वो स्टूल में परिवर्तित होता चला जाता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो वहां पर इन्फेक्शन का एरिया बहुत ज्यादा होता है, इन्फेक्शन होने का एरिया बहुत ज्यादा होता है, खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए भगवान ने वहां पर लिम्फोइड टिश्यू ये भी बना दिया, उसका नाम क्या रख दिया, पेयर्स पैचेस। वहां पर जो भी अगर कोई इन्फेक्शन होने का खतरा होगा तो पेयर्स पैचेस के अंदर यहाँ पर क्या होती है, हमारी लिम्फ जो हमारी लिम्फोसाइट होती है वो प्रेजेंट होती है और उन बैक्टीरिया को खत्म करती रहती है वहां पर। तो ये सेकेंडरी एग ऑर्गन होते हैं जहां पर जो हमारी लिम्फोसाइट काम करती हैं, पर जहां पर रह करके, और जहां पर लिम्फोसाइट हमारी बनती हैं और मैच्योरेशन होती हैं, वो हमारे क्या हो गए, प्राइमरी ऑर्गन हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बार बार में लिम्फोसाइट की बात आ रही है तो लिम्फोसाइट्स के रिलेटेड हम बात कर लेते हैं पहले। भाई लिम्फोसाइट जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सभी को पता होगा। लिम्फोसाइट एक क्या है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। और ये क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट है, ए ग्रेनुलोसाइट है, जिसमें ग्रेनुल्स नहीं होते। ठीक है, ये लगभग कितनी पाई जाती हैं भाई, 20 से 30% होती हैं, 20 से 30% होती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। उसके बाद में अगर सेकंड मोस्ट की बात करें तो लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और क्या होता है इसके बारे में बातें भाई, भाई ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, अब जो ये लिम्फोसाइट होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भाई, दो प्रकार की, सभी को पता है इस बात का। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले अगर हम बात करें ये बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है ये बनती हैं, और मैच्योरेशन का मतलब ये मैच्योर होती हैं। इनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, किस लिए, किसकी शिक्षा दी जाती है, कि एंटीजन को कैसे मारना है, कैसे खत्म करना है, ये मैच्योर की जाती है, उसी को मैच्योरेशन कहा जाता है। और ये इसका बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन एक ही जगह होता है, और वो कौन सी होती है भाई, बोन मैरो में होता है। कहां पर, बोन मैरो में। याद रखना, इसका मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, बी से बी बोन मैरो और बी से बी लिम्फोसाइट। याद रखना भाई, पूछा जाता है ये। ठीक है, बी लिम्फोसाइट कहां पर बनती है, बोन मैरो में, लेकिन उसका मैच्योरेशन भी कहां होता है, बोन मैरो में। तो बी से बोन मैरो, बी से बी लिम्फोसाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है, भाई बनती तो सारी कहां पर है, बोन मैरो में। ये तो हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं भाई। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं सभी की फॉर्मेशन कहां पर होती है, बोन मैरो में होती है। तो ये भी तो ब्लड सेल्स है भाई, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट। तो ये क्या है, फॉर्मेशन कहां पर होती है भाई, बोन मैरो में। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं मैच्योरेशन की, कहने का मतलब ये मैच्योर कहां होती है, तो ये होती है थाइमस ग्लैंड में। कहां पर भाई, थाइमस ग्लैंड में। ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, हमारी जो स्टर्नम होती है इसके छाती के अंदर यहाँ पे बीच में पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। और यहाँ से थाइमस ग्लैंड, टी से थाइमस ग्लैंड और टी से टी लिम्फोसाइट। ये यहाँ पे याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होती है, बी लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। बी लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है,
ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है। इसमें ये जो टॉपिक है, इसमें जितने भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वो लिखेगा इनमें से कौन सी सेल ऐसी है जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है। याद रखना, बी लिम्फोसाइट ही क्या बनाती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। सेकंड, इसको और क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज मीडिएटेड एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी कहने का मतलब क्या है कि बी लिम्फोसाइट होती है, यही क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। और काम करने वाला यहां पर कौन हुआ, फिर मीडिएटर कौन हुआ, एंटीबॉडीज हुई। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब बी लिम्फोसाइट का काम है कि एंटीबॉडीज बनाएगी और आगे काम मतलब बीमारियों से लड़ेगा कौन, एंटीजन से लड़ेगा कौन, मीडिएटर कौन हुआ, एंटीबॉडीज। इसीलिए एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है बी लिम्फोसाइट को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई टी लिम्फोसाइट की। तो टी लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, याद रखना बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सेल ऐसी होती है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है, तो कौन सी भाई, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्यों इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों कहा, देखो इसको एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए कहा क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाती है और एंटीबॉडीज ही काम करती है। लेकिन इसको सेल मीडिएटेड कहा क्यों, क्योंकि टी लिम्फोसाइट एक सेल है और सेल रहकर ही काम करती है। ठीक है, ये किसी और से काम नहीं करवाती। बी लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडी से काम करवाती है, लेकिन ये किसी से काम नहीं करवाती, ये अपना काम खुद करती है। सेल है, सेल रहकर काम करती है, इसीलिए मीडिएटर कौन हुआ, सेल हुई। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन एक काम और भी होता है, एक और वजह होती है जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको कहा गया। क्यों, क्या कैसे कहा गया भाई, मानो कोई इन्फेक्शन हो गया, ये कोई टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू के अंदर ये हमारी सेल मौजूद है और भाई इनके अंदर हो गया इन्फेक्शन, यानी इनके अंदर क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया। क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, क्या आ गया भाई, बैक्टीरिया आ गया। इन्फेक्शन हो गया, ये बैक्टीरिया आ गए। ठीक है, अब क्या काम करेगी, टी सेल आएगी यहां पर। ठीक है, ये टी सेल क्या काम करेगी, इसको जांचेगी परखेगी, भाई इसके अंदर तो क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया आ चुके हैं, यानी ये इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो ये टी लिम्फोसाइट इसको क्या करेगी, खत्म कर देगी। क्या कर देगी, खत्म कर देगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, अपोप्टोसिस। इसी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस की प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर शरीर की कोशिकाओं को ही खत्म किया जाता है। और कौन सी कोशिकाओं को, जो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट करेगा। ठीक है, और अपोप्टोसिस क्या होता है, अगर हम बात करें तो अपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, टी लिम्फोसाइट एक प्रोग्राम के तहत इन सेल की डेथ कर देती है। ठीक है, सेल की डेथ करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। भाई देखो, सेल अगर खत्म कर दी तो बैक्टीरिया भी तो खत्म हो जाएंगे ना, तो इम्यूनिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, इसीलिए कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। भाई इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, याद रखना। ये बी लिम्फोसाइट को क्या, पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका मैच्योरेशन फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, लेकिन इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में। बी लिम्फोसाइट को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। टी लिम्फोसाइट को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट भाई बात करते हैं पहले बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की। बी लिम्फोसाइट की बी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है। अब देखो ये बातें बार बार मैं ना दोहराऊं मैं कि बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, कहाँ मैच्योरेशन होती है, ये आपने याद रखना है। ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो एंटीबॉडीज मीडिएटेड मतलब एंटीबॉडीज बनाती है, अब वही हम पढ़ेंगे। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्लाज्मा प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट सेल या प्लाज्मा सेल लिख दो, प्लाज्मा सेल। और एक होती है मेमोरी बी सेल, यहां पर भी प्लाज्मा बी सेल लिख लो, बी सेल। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। अब जो ये प्लाज्मा बी सेल है ना, यही एंटीबॉडीज बनाती है, मेक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो याद रखना भाई, वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी सेल एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, तो कौन सी, बी लिम्फोसाइट। लेकिन बी लिम्फोसाइट की कौन सी, प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा सेल ही एक्चुअल में क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। पहली बात तो हो गई ये, ठीक है। मेमोरी बी सेल क्या करती है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, ये याद रखती है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन के खिलाफ, उस बैक्टीरिया के खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ प्लाज्मा बी सेल क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है, उसको खत्म कर देती है, इन्फेक्शन ठीक हो गया। लेकिन ये क्या काम करती है, उस एंटीजन को पकड़ करके उसको जांच पर परख के उसका जेनेटिक कोड जो है उसको याद रखेगी। भविष्य में अगर वही बैक्टीरिया, सेम बैक्टीरिया अगर उस शरीर के अंदर आता है, वो एंटीजन आता है, तो ये मेमोरी सेल क्या करेगी भाई, ये तो पहले आ चुका और इसके खिलाफ हमने क्या की थी, एंटीबॉडीज बनाई थी, और उस एंटीजन को हाथ के हाथ क्या कर देती है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो इन्फेक्शन पैदा नहीं कर सकता। तो ये याद रखती है कौन सा एंटीजन कब आया था, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी थी कि नहीं बनी थी, और भविष्य में वो आता है तो उसको खत्म करने का काम फिर ये करवाती है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही है। अब प्लाज्मा सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है। अब एक्चुअली में एंटीबॉडीज होती क्या है वो पढ़ते हैं। देखो एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडीज को कहा जाता है क्या, इम्यूनो ग्लोबिन भी कहा जाता है। एंटीबॉडीज को और क्या कहा जाता है, इम्यूनो ग्लोबिन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, एक प्रोटीन की, और जिसका नाम क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन। क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या बता दिया भाई, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है सर। ये एंटीबॉडीज होती हैं, ये ग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती हैं, और ये इम्यूनिटी में हमारी सहायक होती हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया इम्यूनोग्लोबिन नाम रख दिया, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इम्यूनोग्लोबिन जो होती है यानी जो एंटीबॉडीज होती हैं, इसमें हमने बताया ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो टोटल यहाँ पर कितनी चेन होती है, 4 चेन होती है, 4 चेन होती है ग्लोबिन प्रोटीन की। कितनी चेन होती है, 4 चेन होती है। 4 चेन के अंदर क्या होगी, दो तो क्या होंगी, हैवी चेन होंगी, हैवी प्रोटीन चेन होंगी, और दो क्या होंगी, लाइट प्रोटीन चेन होंगी। और प्रोटीन याद रखना कौन सा, ग्लोबिन होगा। लाइट प्रोटीन होंगी, प्रोटीन चेन होंगी, ठीक है। तो भी कैसे होती हैं, देखो एक बात और याद रखना, हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं इनकी शेप कैसी होती है, ये याद रखना भाई, वाई शेप की होती है। तो देखो दो हैवी चेन, ये दो हैवी चेन बना ली भाई हमने, दो हैवी चेन बना ली, ठीक है। ये दो हैवी चेन हो गई। और दो कैसी होती हैं, लाइट चेन, ये दो लाइट चेन बना दी। ये देखो वाई शेप की हुई ना। तो दो चेन तो कैसी हुई, लाइट चेन, और दो कैसी हुई, हैवी चेन। और कौन से प्रोटीन की, ग्लोबिन प्रोटीन की। आपस में मिल गए, उसी को क्या बना दिया भाई, क्या बोल दिया हमने,
एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज को क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये एंटीबॉडीज क्या होती है, किससे बनती है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं। देखो, प्लाज्मा सेल बना रही है, बी लिम्फोसाइट बना रही है, और बी लिम्फोसाइट का कौन सा टाइप? प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ने क्या बनाई? एंटीबॉडीज। कैसे बनाई? ग्लोबिन प्रोटीन को पकड़ा और उस क्या काम किया? 4 ग्लोबिन प्रोटीन को पकड़ा और 4 चेन बना दी, 2 हैवी चेन बना दी, 2 लाइट चेन बना दी, वही क्या बन गई? हमारी एंटीबॉडीज बन गई। ठीक है, क्या कहा उनको हमने? इम्यूनोग्लोबिन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आईजी, आईजी, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज देखो, ये हमारी क्या थी भाई? प्लाज्मा सेल थी, और इसने क्या काम किया? क्या बनाई? इम्यूनोग्लोबिन बनाई, जिसको हमने क्या बोला? एंटीबॉडीज बोल दिया। और वो एंटीबॉडीज के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। आई जी जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, याद रख लेना भाई। आई जी एम, आई जी ए, आई जी ई, और आई जी डी। 5 प्रकार की क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। 5 प्रकार की क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, तो देखो, आई जी, आई से इम्यूनो, जी से ग्लोबिन। ये जी कहां से आ गया? ये जी कहां से आ गया? तो अभी मैंने बताया ना, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ग्लोबिन प्रोटीन की बनती हैं। 2 हैवी चेन होती हैं, भारी चेन होती हैं, और 2 लाइट चेन। तो किसी एंटीबॉडीज में जो 2 हैवी चेन होती हैं, उसी के नाम के आधार पर इसके अंदर ये नाम रख दिए, जी एम ए ई और डी। तो भाई आईजीजी ये भी एक एंटीबॉडीज है। ये गामा, जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसकी क्या होती है? ये हैवी चेन होती है, हैवी चेन होती है। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन को एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार का होता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ठीक है, ये कई प्रकार के ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। तो जोन सा ग्लोबिन प्रोटीन हैवी चेन बनाएगा, उसी के नाम के ऊपर नाम रख दिया, नामकरण कर दिया इनका। तो देखो, गामा से यहां से जी उठा लिया, तो इम्यूनोग्लोबिन जी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैवी चेन कौन से प्रोटीन की थी? गामा ग्लोबिन प्रोटीन की चेन थी। तो आईजीजी। चलो, ये तो पता लग गया भाई इसका नामकरण कैसे हुआ, क्या होती है। इसके बारे में और अगर बात करें तो क्या होता है, तो देखो, आईजीजी जो होती है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे ब्लड में, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और सबसे छोटी होती है, साइज में सबसे छोटी भी होती है और सबसे ज्यादा भी होती है। ठीक है, और भाई इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि ऐसी एंटीबॉडीज का नाम बताओ जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और वो एक ही है, और वो कौन है? आईजीजी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। आईजीजी एक इकलौती ऐसी एंटीबॉडीज जो क्या करती है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, और भाई याद रखना, ये सबसे पावरफुल भी होती है, पावरफुल भी यही होती है, आईजीजी। ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो कहां पर जाएगी? फीटस के अंदर जाएगी, और फीटस को क्या करेगी? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आईजीएम, एम कहां से आया? इसके अंदर म्यू ग्लोबिन प्रोटीन की क्या थी? हैवी चेन थी, हैवी चेन थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? आईजीएम। और आईजीएम इसको मैक्रो इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, मैक्रो इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ी, कहने का मतलब जो आईजीएम है ये सबसे बड़ी एंटीबॉडीज होती है, सबसे
बड़ी लार्जेस्ट एंटीबॉडीज होती है। कौन सी? IgM सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडीज होती है और ये सबसे पहले काम करती है एक्ट फास्ट और लॉस्ट फास्ट। सबसे पहले कोई एंटीजन आएगा तो उसके ऊपर काम, उससे लड़ने का काम सबसे पहले भी ये करेगी और मर भी ये सबसे पहले यही जाएगी। और WBC में कौन सी काम करती थी? न्यूट्रोफिल सबसे पहले काम करती थी किसी एंटीजन पे, एंटीजन को खत्म करने के लिए न्यूट्रोफिल। सेल में बात करें तो न्यूट्रोफिल, एंटीबॉडीज में बात करें तो IgM। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर इतना ही है। इसमें मेन बात यह है कि सबसे बड़ी होती है मैक्रो इम्यूनोग्लोबिन, इसको बोला जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है भाई IgA। IgA और IgA के अंदर अल्फा ग्लोबिन की क्या होती है? हैवी चेन होती है। अल्फा ग्लोबिन की क्या होती है? हैवी चेन होती है। तो अल्फा से A उठा लिया तो IgA। इससे रिलेटेड भाई एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बताते हैं भाई ये IgA कहां पाई जाती है? याद रखना, हमारे जो बॉडी सीक्रेशन होते हैं, हमारे जो बॉडी सीक्रेशन होते हैं उन सभी के अंदर IgA एंटीबॉडीज पाई जाती है। और बॉडी सीक्रेशन में सलाइवा, टीयर्स, आंसू जो होते हैं, और क्या हो गया? मदर मिल्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। और मदर मिल्क जो फेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। और इसी के अंदर क्या पाई जाती है? कौन सी एंटीबॉडीज? IgA। पूछा जाता है मदर मिल्क में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो याद रखना IgA एंटीबॉडीज पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई IgE। इसके अंदर एप्सोलिन ग्लोबिन प्रोटीन की क्या होती है? हैवी चेन होती है, इसीलिए IgE नाम रख दिया। और याद रखना ये भाई किस पे काम करती है? एलर्जी में। ये कब काम करती है? एलर्जी में। एलर्जी अगर किसी को होती है तो उसका टेस्ट करवाया जाता है सीरम IgE। तो उसके अंदर IgE एंटीबॉडीज का लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। याद रखना एलर्जी के अंदर IgE एंटीबॉडीज बढ़ी हुई मिलेगी। कब काम करती है? एलर्जी में। और WBC कौन सी जो एलर्जी में बढ़ती है? इओसिनोफिल। वहां पर भी ई आ रहा है, यहां पर भी ई आ रहा है एलर्जी में, याद रखना भाई। ठीक है, IgD जो होती है, IgD जो होती है, जो ये सबसे कम पाई जाती है हमारे ब्लड में, सबसे कम जो होती है वो कौन सी होती है? IgD। और ये डेल्टा डेल्टा ग्लोबिन प्रोटीन की हैवी चेन होती है, इसीलिए इसके अंदर क्या कर दिया? हैवी चेन होती है, डी ले लिया, IgD नाम रख दिया, सबसे कम पाई जाती है। इसका कोई फंक्शन अभी कुछ पता नहीं चला है कि ये करती क्या है, बस एक फंक्शन होता है, हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन। हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब ये किसी एंटीजन, कोई एंटीजन आता है, एंटीबॉडीज बनती है, और एंटीबॉडीज उस एंटीजन के खिलाफ क्या होती है? लड़ाई होती है, उनकी फाइट होती है, सेल भी काम कर रही है, एंटीबॉडीज भी काम कर रही हैं, तो ये इन सब ये उनको क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है। जब वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो, ठीक है, उनको न्यूट्रल करने का काम करती है IgD। मोस्ट इंपोर्टेंट IgE प्लेसेंटा क्रॉस कौन करती है? सबसे बड़ी कौन सी है? IgM। मदर मिल्क में कौन सी पाई जाती है? IgE। एलर्जी में कौन सी बढ़ती है? IgE, सॉरी IgA ऊपर वाली और E ये है। ठीक है, ये सभी है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक था, ये आपका यहाँ पे हो गया। कौन सी? प्लाज्मा सेल बनाती है, यानी बी सेल बनाती है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट की बात हो गई थी। बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। टी लिम्फोसाइट। अब जो टी लिम्फोसाइट को हमने बता दिया, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। और मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। और टी लिम्फोसाइट को क्या बोला जाता है भाई? क्या बोला जाता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट भी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की?
4 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली बात करें तो साइटोटॉक्सिक टी सेल, दूसरी हेल्पर टी सेल, थर्ड है मेमोरी टी सेल, और भाई लास्ट होती है सप्रेसिव टी सेल। 4 प्रकार की टी लिम्फोसाइट होती है। ये चारों प्रकार की मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को और क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? CD4 CD8 सॉरी, यहां पर आएगा CD8। साइटोटॉक्सिक टी सेल को और किस नाम से जाना जाता है? CD8 सेल। ठीक है। हेल्पर टी सेल को और क्या कहा जाता है? CD4 सेल। ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं। साइटोटॉक्सिक, देखो नाम से पता चल रहा है, टॉक्सिक यानी ये ऐसी सेल होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? टॉक्सिक केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। और जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई एंटीजन आता है तो ये क्या काम करती हैं? कुछ जहरीले तत्व उनको रिलीज करती है, जिससे उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये हो गया भाई साइटोटॉक्सिक टी सेल। पावरफुल टॉक्सिन्स होते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट करते हैं हेल्पर टी सेल। सबसे मेन अगर बात करें इन सभी के अंदर, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो भी टाइप है, सभी के अंदर सबसे मेन होती है हेल्पर टी सेल। ये आपने याद रखना है, हेल्पर टी सेल। और इसका दूसरा नाम क्या है? CD4 सेल। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती क्यों है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, हेल्प करने वाली। और हेल्प ये किसकी करती है? देखो हेल्प किसकी करती है? हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल की हेल्प करेगी। क्या करने में? किसी भी एंटीजन को खत्म करने में उसकी हेल्प करती है, उसको ट्रिगर करती है। कोई को बैक्टीरिया आ गया, एंटीजन आ गया, चल भाई जल्दी से काम अपना शुरू कर दे और उसको खत्म कर दे, ये इसकी हेल्प करती है। ये इसको कहती है, तब ये काम करती है। हेल्प हो गई। दूसरी हेल्प किसकी करती है? जो मेमोरी बी सेल थी और मेमोरी टी सेल है, ये इनको भी क्या करती है? हेल्प करती है याद रखने में। कि भी कोई एंटीजन आया, जा भी जल्दी से एंटीजन के पास जा, उसका जेनेटिक कोड लेके आ, वो कैसा कैसा दिखता है, उसके खिलाफ हमने कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है, ये सारा काम ये इसको देती है। मेमोरी टी सेल फिर अपना काम करती है। हाँ भाई, उसने याद कर लिया ये एंटीजन था, आगे अगर कभी आएगा तो उसके खिलाफ हम एंटीबॉडीज पहले से बना लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। इसमें भी हेल्प कौन करती है? हेल्पर टी सेल। ठीक है। और किसकी हेल्प करती है? ये हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट की भी। हेल्पर टी सेल और किसका किसकी हेल्प करती है? बी लिम्फोसाइट की। और बी लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है। तो एंटीबॉडीज बनवाने में भी हेल्प कौन करता है? हेल्पर टी सेल करवाती है। तो ये सभी की हेल्प करती है, इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होती है। और इसका दूसरा नाम क्या लिख दिया हमने? CD4 सेल। अब देखो, जो एड्स का वायरस होता है, कौन सा? HIV। नाम से ही देख लो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारी इम्यून पावर को कम करने वाला वायरस है। क्या है ये? हमारी इम्यून पावर को कम करने वाला वायरस है ये। तो इम्यून पावर को कम कैसे करता है? ये सबसे पहले अटैक किसी पे करता है? हेल्पर टी सेल पे। और हेल्पर टी सेल को ये खत्म करना स्टार्ट कर देता है। हेल्पर टी सेल को ये खत्म करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये खत्म करनी स्टार्ट कर देगी तो हेल्पर टी सेल ही नहीं रही, तो भाई ना तो साइटोटॉक्सिक टी सेल काम करेगी, ना मेमोरी टी सेल काम करेगी, ना बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएगी। जब कोई कुछ नहीं करेगा तो क्या इम्यूनिटी बनेगी हमारी? नहीं, मतलब इम्यूनिटी हमारी क्या हो गई? कम हो गई। इसीलिए तो कहते हैं इसको HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मतलब कम करना। वायरस, ऐसा वायरस जो हमारी इम्यून पावर को कम करता है, ये हेल्पर टी सेल पे क्या करता है? अटैक करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी को HIV है तो उसके अंदर CD4 काउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि वो खत्म कर रहा है उसको। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि एचआईवी के इन्फेक्शन के अंदर इनमें से कौन सी सेल होती हैं जो कम हो जाती हैं, कौन सी? CD4 हेल्पर टी सेल। ठीक है, तो भाई और क्या पूछते हैं कि एचआईवी के टेस्ट के लिए कि वो एचआईवी है या नहीं है, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है या कौन सी सेल को काउंट किया जाता है? CD4 को काउंट किया जाता है। तो भाई क्या है कि अगर ये CD4 अगर 200 से कम आ गई तो इसका मतलब क्या है? उसको एचआईवी पॉजिटिव है। 200 से अगर कम आ जाती है तो क्या है? वो एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल वैल्यू की तो 500 से 1500 क्यूबिक पर मिलीमीटर होती हैं इनकी हेल्पर टी सेल की नॉर्मल वैल्यू 500 से 1500 पर क्यूबिक मिलीमीटर इतनी होती है भाई। 200 से कम आ गई तो क्या कहेंगे? एचआईवी है उसको, एचआईवी पॉजिटिव है यानी एड्स है उसको। ठीक है, मेमोरी सेल के बारे में पता लग गया। CD4 होती है, एचआईवी के इन्फेक्शन में ये 200 से कम आ जाती है। सप्रेसेंट टी सेल या सप्रेसिव टी सेल। सप्रेस का मतलब क्या होता है? कम करना यानी बंद करना। कहने का मतलब क्या हुआ? कोई एंटीजन आए, उस एंटीजन के खिलाफ लड़ाई चल रही है, सेल भी काम कर रही है, एंटीबॉडीज भी काम कर रही हैं। अगर इनको कोई रोकने वाला ना हो तो ये हमारे सेल, हमारे शरीर की सेल को खत्म करना स्टार्ट कर देती हैं। रोकना तो पड़ेगा, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो इन सभी को रोकने का काम कौन करता है भाई? सप्रेसिव टी सेल काम करती है, सप्रेसिव टी सेल काम करती है। तो ये था भाई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में। बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की बताई थी और टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की होती है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं, टी सेल की ये सारी अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं, इनके बारे में याद रखना। कौन सी इम्यूनिटी क्या कहलाती है वो भी आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? अभी तो हमने ये पढ़ा कि वो काम कैसे करती है, अब हम देख लेते हैं इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो देखो, इम्यूनिटी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? इन्नेट इम्यूनिटी, पहली कौन सी है? इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको रेशियल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। रेशियल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और दूसरे टाइप की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो जो इनेट इम्यूनिटी या रेशियल इम्यूनिटी है, आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारे अंदर जन्म से होती है, जन्म से, और जो हमें माँ बाप से प्राप्त होती है, हमें माँ बाप से प्राप्त होती है। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसके बाद में पढ़ते हैं। तो हाँ, ये कर लेते, सिर्फ इतना लिख लो, जन्म के बाद में जो इम्यूनिटी पैदा होती है शरीर में, जन्म के बाद में जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनती है वो कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, जन्म के बाद एक्वायर्ड, जन्म से पहले, सॉरी, जन्म से यानी जैसे ही जन्म होता है तब से हमें जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है, माँ बाप से जो प्राप्त होती है, वो इनेट इम्यूनिटी या रेशियल इम्यूनिटी कहलाती है। तो भाई ऐसी कौन कौन सी इम्यूनिटी है जो हमारे शरीर में है और जन्म से है और जो हमें माँ बाप से प्राप्त हुई? तो देखो कौन कौन सी। पहली है फिजिकल बैरियर के रूप में जो हमें इम्यूनिटी मिलती है। दूसरी है केमिकल बैरियर के रूप में जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, केमिकल बैरियर। तीसरी है सेलुलर बैरियर के रूप में जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, सेलुलर बैरियर के रूप में जो हमें इम्यूनिटी मिलती है। 3 प्रकार की है ये, जो हमें जन्म से मिलती है, माँ बाप से मिलती है। तो देख लेते हैं भाई कैसे।
भाई फिजिकल बैरियर के रूप में जो हमें इम्यूनिटी हमारे माँ बाप से मिली है और जन्म से ही हमारे अंदर है, तो वो है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो देखो भाई, हमारे शरीर के ऊपर स्किन है, अगर इस स्किन को जहां से थोड़ी बहुत भी अगर हटा दे हम, तो इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, कोई चोट वगैरह लगती है तो इन्फेक्शन होता है ना वहां पर, वो इसलिए होता है क्योंकि वो स्किन हट गई वहां से। तो देखो स्किन ने क्या काम किया, इम्यूनिटी बनाई कि नहीं बनाई हमारे शरीर की? म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन देखो हमारी ओरल कैविटी के अंदर क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। नेजल कैविटी में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहां से जब कोई बैक्टीरिया एंटर करने की कोशिश करता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, यहीं पे ट्रैप कर लेती है, उनको चिपका लेती है और यहीं पर उनको खत्म कर देती है। तो यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन भी क्या है, हमारी इम्यूनिटी बनाई कि नहीं बनाई, रोगों से बचाया कि नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया। नेक्स्ट है भाई केमिकल बैरियर के रूप में। तो केमिकल बैरियर के रूप में हमारा जो स्टमक होता है, और वहां पर क्या बनता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है कि नहीं? हम जब भी कोई खाना खाते हैं, कोई पानी पीते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो सारे कहां जाते हैं, हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई करता है कि नहीं करता है, बताओ। ठीक है, और क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का एंजाइम कहाँ होता है, हमारे सभी बॉडी सिक्रेशन में। देखो सभी बॉडी सिक्रेशन में कौन सी एंटीबॉडीज थी, आईजीए, याद रखना, आईजीए सभी बॉडी सिक्रेशन में होता है। और ऐसा एंजाइम जो सभी बॉडी सिक्रेशन में होता है, एंजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो सभी बॉडी सिक्रेशन में होता है, सलाइवा में, टीयर्स में। ठीक है, हमारा जो पसीना होता है उसमें, इन सभी में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, ये हो गया भाई। और क्या होता है, एक आपने देखा होगा, सेलुलर बैरियर की अगर बात करते हैं, सेलुलर बैरियर की बात करते हैं, तो भाई सेलुलर का नाम से पता चल रहा है, सेल। देखो सबसे पहले बैक्टीरिया जाने की कोशिश करेगा हमारे शरीर के अंदर, सबसे पहले कौन रोकेगा उसको, फिजिकल बैरियर रोकेगा, स्किन रोकेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन रोकती है। अगर वो इसको भी पार कर गए, अगर वो इसको भी पार कर गए, तो आगे कौन बैठा है, केमिकल बैरियर बैठा है। कौन है भाई, केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर क्या है, HCl होगा, लाइसोजाइम एंजाइम हो गया, ये चीजें होती हैं। इनसे टकराएगा वो बैक्टीरिया, वो इनको खत्म करेगा। अगर इसको भी भेद करके वो कहां चला गया, अंदर चला गया हमारे ब्लड में, तो ब्लड के अंदर और कौन बैठा है, WBC होती है हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो। अब WBC के बारे में आपको सारा पढ़ा के आ चुका हूँ, न्यूट्रोफिल है, इसिनोफिल है, बेसोफिल है, ये सारी की सारी। मोनोसाइट है, कैसे काम करती हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं किसी एंटीजन को, वो सारा मैंने पढ़ा दिया है। लिम्फोसाइट है, सब बता दिया, तो WBC हो गई। ठीक है, तो देखो भाई सारी की सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, सारी की सारी हमारे जन्म से हमारे साथ में है कि नहीं है, और हमें माँ बाप से प्राप्त होती है कि नहीं होती है। तो इसीलिए इन सभी को हम किस में रखेंगे, इनेट इम्यूनिटी या रेशियल इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट भाई हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और अभी बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो क्या है भाई, जन्म के बाद में हमारे शरीर में बनती है, जन्म से साथ में नहीं होती, जन्म के बाद में बनती है। तो जन्म के बाद में कौन सी बनती है, कैसे बनती है, यही हमने पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, एक मोटी सी बात याद रखना है यहाँ पर, क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पर जन्म के बाद में, यहाँ पर इम्यूनिटी का मतलब ही है एंटीबॉडीज। यहाँ पर इम्यूनिटी का मतलब ही क्या है, एंटीबॉडीज। अब वो एंटीबॉडीज या तो हमारा शरीर खुद बनाए नेचुरल तरीके से, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से हम बनवाएं। दो दो हो सकते हैं ना भाई इसके रास्ते, या तो हम आर्टिफिशियल तरीके से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनवाए यानी एंटीबॉडीज बनवाए, या शरीर खुद अपना नेचुरल बना ले। ठीक है, तो देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव।
यहां पर पैसिव का मतलब याद रखना, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें उधार में मिलती है, या ऐसी एंटीबॉडीज जो हमें उधार में मिलती हैं। ठीक है, हमारा शरीर नहीं बनाएगा उनको, हमें उधार में मिलेंगी। अब वो उधार में हमें नेचुरल तरीके से मिले या आर्टिफिशियल तरीके से मिले। ठीक है, बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी नाम से पता चल रहा है, शरीर एक्टिव करेगा किसको, एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज बनाएगा। अब एंटीबॉडीज भी यहां पर क्या दो तरीके से बन सकती है, कौन कौन से, या तो आर्टिफिशियल तरीके से बनवाएं या नेचुरल तरीके से। तो भाई पैसिव इम्यूनिटी जो है वो हमें मिल सकती है दो तरीके से, कौन कौन सा, एक तो आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, वो कौन कौन सी इम्यूनिटी है या वो कौन कौन सी एंटीबॉडीज है जो हमें उधार में मिलती है और आर्टिफिशियल तरीके से मिलती है। तो इसमें तीन है मुख्यतः। कितनी है, तीन है। पहली लिखो एंटी स्नेक वीनम, दूसरी लिखो एंटी टेटनस सीरम, तीसरी लिखो एंटी डिप्थीरिया सीरम। मुख्यतः कितनी है भाई, यहां पर तीन है। ये एक प्रकार की क्या है, वैक्सीन ही है, एक प्रकार की ये दवाई है। और इसकी इनकी दवाइयों के अंदर, इनकी वैक्सीन के अंदर, जो इनकी शीशी के अंदर तो दवाई होती है उसके अंदर क्या होती है मौजूद, एंटीबॉडीज ही होती हैं। अब वो एंटीबॉडीज ही क्यों डाली गई इसके अंदर, देखो क्या होता है भाई, किसी को सांप ने काट लिया, वेनम का मतलब होता है जहर, किसी को सांप ने काट लिया, तो सांप का जहर अंदर गया शरीर में, तो शरीर के लिए वो जहर क्या है, एंटीजन है। कोई भी चीज अंदर जाएगी शरीर के अंदर वो क्या होगी, एंटीजन होगी। तो शरीर उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज बनने का टाइम लगभग कितना होता है, 72 घंटे यानी 3 दिन का। और सांप ने काट लिया, तो क्या हम एंटीबॉडीज बनने का वेट करेंगे क्या, नहीं, इतने तो वो मर लेगा। तो क्या किया हमने, हमने क्या काम किया, उस जहर के खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज बना के तैयार कर ली दवाई के रूप में, और वो फिर क्या लगा दी, उस पेशेंट को लगा दी। जब वो एंटीबॉडीज डाल दी डायरेक्ट हाथ के हाथ, तो क्या हो गया, बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एंटी टेटनस सीरम, टेटनस का बैक्टीरिया कौन सा होता है भाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और यहां पर डिप्थीरिया का कौन सा होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके अंदर भी इनके अंदर भी क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहर होते हैं, जो क्या करते हैं, ये बीमारी पैदा करते हैं। और वो जहर इतना पावरफुल होता है कि अगर हम पहले से इनकी एंटीबॉडीज बना के तैयार ना करें और एंटीबॉडीज ना लगाएं, तो उस आदमी की मृत्यु निश्चित है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो एंटी डिप्थीरिया सीरम, इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, एंटी टेटनस सीरम, इसके अंदर भी एंटीबॉडीज हैं। किसके खिलाफ हैं, इन बैक्टीरिया के खिलाफ हैं, इन बैक्टीरिया के खिलाफ हैं। एंटी स्नेक वेनम, इस जहर के खिलाफ इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज है। और ये एंटीबॉडीज बताओ भाई आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई कि नहीं बने, नेचुरल तो नहीं है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। और ये एंटीबॉडीज शरीर में डाल दी गई, यानी उधार दी गई है, उधार के रूप में मिली कि नहीं मिली। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। वो लिखेगा इनमें से कौन सही ऐसी इम्यूनिटी है जो पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहलाती है। तो याद रखना ये तीन इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी एंटीबॉडीज हमें उधार दी गई। ठीक है भाई, ये हो गया।
अब नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज जो होती है वो हमें उधार में मिलती है। कौन कौन सी भाई? भाई एक तो होती है मदर मिल्क। भाई देखो नेचुरल तरीके से, ये आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होगी। मदर मिल्क, और मदर मिल्क में मैं अभी पीछे बता के आया हूं कौन सी एंटीबॉडीज होती है, IgA। अब देखो जब बच्चा दूध पीता है तो मदर मिल्क में क्या है, IgA, तो बच्चे को क्या मिल गई, एंटीबॉडीज मिल गई, उधार में मिल गई, नेचुरल तरीके से मिली। तो वो पूछता है मदर मिल्क इनमें से कौन सी इम्यूनिटी है, वो इनमें से कौन से भी नाम लिख देगा। पैसिव आर्टिफिशियल है, पैसिव नेचुरल है, एक्टिव वाली है, एक्टिव आर्टिफिशियल है, एक्टिव नेचुरल है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। कौन है भाई, मदर मिल्क, जो क्या मिलता है जिससे, IgA। अच्छा एक और है जो उधार में मिलती है बेबी को, कौन सी, IgG। किसके थ्रू मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। देखो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाने वाली कौन सी है, IgG। क्रॉस करके कहां गई, वो बेबी में गई, तो बेबी को तो क्या मिल गई, एंटीबॉडीज मिल गई, यानी इम्यूनिटी मिल गई। और इम्यूनिटी कैसे मिली भाई, नेचुरल तरीके से मिली और उधार में मिली। तो याद रखना IgG भी एक ऐसी एंटीबॉडीज है जो क्या है भाई, ऐसी इम्यूनिटी है जो पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इसके अंदर आ जाते हैं। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये भी दो तरीके से क्या है, दो तरीके से एक्टिव की जा सकती है। कौन कौन सी, एक तो आर्टिफिशियल, वही आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, और एक नेचुरल तरीके से। ठीक है, अब जो ये एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल तरीके से, कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बने, और कैसे बनवाए, आर्टिफिशियल तरीके से। तो कौन सी है भाई, भाई बताओ, वो है सारी वैक्सीनेशन। जितनी भी वैक्सीन लगती है सारी की सारी हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। मतलब जितनी भी वैक्सीन होती हैं जो लगाई जाती हैं वो क्या करती हैं, शरीर में इम्यूनिटी बनाती हैं, इसीलिए इसको इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। चलो उदाहरण ले लेते हैं भाई एक किसी का। भाई जो हमारी BCG वैक्सीन होती है, BCG की वैक्सीन होती है, फुल फॉर्म क्या है पता है सभी को, बेसिली कालमेट ग्यूरिन। कालमेट एक साइंटिस्ट का नाम है, ग्यूरिन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, दोनों ने मिलके ये वैक्सीन बनाई BCG की, BCG की। और बेसिलस क्या है, बेसिली क्या है, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलई। मतलब जो ये बैक्टीरिया होता है वो बेसिलस फॉर्म का होता है। कैसा होता है, बेसिलस। बेसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जो रोड शेप के होते हैं, ऐसे रोड शेप के, रोड शेप के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, बेसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। अब देखो BCG, बेसिली मतलब बेसिलस है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। कालमेट ग्यूरिन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये वैक्सीन बना दी। तो इन्होंने क्या काम किया, ये वैक्सीन बनाई तो इस बैक्टीरिया को पकड़ा, और पकड़ करके इसकी क्या की, खेती की, जिसको हम बोलते हैं कल्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर। खेती की, एक बैक्टीरिया ले लिया और उस बैक्टीरिया की खेती कर ली, मतलब एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया इन्होंने पैदा कर लिए यहाँ पर लैब के अंदर, ये बैक्टीरिया बना लिए भाई। कौन से बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलई, जो बेसिलस बैक्टीरिया है इसकी खेती कर ली। खेती मतलब कल्चर करना। ठीक है, इससे पहले मुझे एक बात बताओ, BCG की वैक्सीन जो होती है वो कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है, कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है। तो बताओ भी कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है, TB की बीमारी की रोकथाम के लिए लगाई जाती है।
ठीक है। अब टिब्बी का बैक्टीरिया, जो टिब्बी पैदा करता है, कौन सा बैक्टीरिया है? यही बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली जो है, ये वाला बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को पकड़ करके और इन्होंने खेती कर ली, खेती कर करके इसको क्या काम किया, इसकी वैक्सीन बना दी, और वैक्सीन का नाम रख दिया क्या? बीसीजी, क्योंकि दोनों ने बनाई है, बैक्टीरिया बैसिलस है, दोनों ने बना दी, तो भाई सी और जी का मतलब कालमेट और क्यूरिन, ये बीसीजी बन गई। अब जो ये बैक्टीरिया होता है, बीसीजी की दवाई के अंदर जो दवाई होती है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया लाइव होता है, जिंदा होता है। क्या होता है? जिंदा। और वही दवाई क्या लगाई जाती है, वही वैक्सीन लगाई जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, जिंदा बैक्टीरिया उसके शरीर के अंदर डाल दिया तो क्या उसको टीबी नहीं होगी? अगर जिंदा बैक्टीरिया बाहर के इन्वायरमेंट से शरीर के अंदर जाता है तो वो क्या कर देता है भाई? टीबी कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? टीबी, उससे टीबी हो जाती है। अब टीबी हो गई तो फिर भी क्या होगा? उसकी दवाइयां चलती हैं। लेकिन यहां पर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर जिंदा बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से अंदर जाता है तो टीबी हो गई, यही जिंदा बैक्टीरिया हम क्या कर रहे हैं? शरीर के अंदर डाल रहे हैं वैक्सीन के द्वारा, तो उसको भी टीबी क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि यहां पर लैब के अंदर जब ये बीसीजी की वैक्सीन बनाई गई तो इस बैक्टीरिया की डिजीज कोजिंग जो पावर होती है, डिजीज कोजिंग जो पावर होती है, डिजीज कोजिंग पावर जो होती है वो खत्म करती। सिर्फ ये जिंदा है पर इसकी जो पावर थी वो खत्म कर दी, जिससे वो टीबी रोग कर रहा था, तो इसकी पावर खत्म कर दी गई। अब इसकी पावर खत्म कर दी, जिंदा तो है लेकिन इसके अंदर इतनी तो समर्थ है कि इसके खिलाफ क्या बना ले शरीर? एंटीबॉडीज बना ले। अब बीसीजी की वैक्सीन लगी, बीसीजी की वैक्सीन में वो बैक्टीरिया है जिससे टीबी होती है, वही बैक्टीरिया अंदर गया, वो जिंदा जरूर है लेकिन बीमारी पैदा नहीं कर सकता। बीमारी पैदा नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ शरीर क्या बना लेता है? एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं शरीर में। अब एंटीबॉडी शरीर में तैयार हो चुकी और उस बैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया जो वैक्सीन के द्वारा अंदर डाला था, वो भी खत्म हो गया। तो भविष्य में आगे अगर कभी क्या, अगर वो बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से शरीर के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाता है, तो उसके खिलाफ पहले से क्या तैयार है? एंटीबॉडीज, जो वैक्सीन के द्वारा हमें दे दी गई थी, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हमारे शरीर के अंदर तैयार करवा ली गई थी, वो एंटीबॉडीज को खत्म कर देती हैं और वो क्या है? फिर वो टीबी उसको नहीं होती। तो देखो इम्यूनिटी बनी कि नहीं बनी? तो ये आपने याद रखना है कि जितनी भी वैक्सीनेशन होती है, जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती है, यानी इम्यूनाइजेशन जो होती है, वो सारी की सारी किसमें आती है? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल से आर्टिफिशियल तरीके से लगाई जाती हैं और शरीर के अंदर एंटीबॉडीज एक्टिव की जाती हैं। हो गया। बात करते हैं नेचुरल। अब नेचुरल में क्या है? नेचुरल के अंदर क्या होगा? ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। भाई इस वातावरण के अंदर, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्या है? बैक्टीरिया मौजूद है। कोई भी बैक्टीरिया अगर अंदर गया हमारे शरीर में, अभी मैं बता रहा था टीबी का बैक्टीरिया अगर जाता है तो एंटीबॉडीज तो बनती ही बनती है उसके साथ, ठीक है, उसके खिलाफ बनती है। कोई बैक्टीरिया नेचुरल तरीके से, ये तो बैक्टीरिया हमने डाला था आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन यहाँ पर नेचुरल तरीके से, अपने आप नेचुरल तरीके से एनवायरनमेंट से अंदर शरीर में चला गया और उसके खिलाफ क्या बनाएगा हमारा शरीर? एंटीबॉडीज बना लेता है, इम्यूनिटी बना लेता है। वही क्या होता है? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो सभी प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं भाई? सारे के सारे क्या होते हैं? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी में आते हैं। तो भाई ये था आप सभी का, ये था आप सभी का क्या? इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर कुछ एक बातें लिम्फोसाइट से रिलेटेड हमने बताई, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने बताया, ठीक है। वैक्सीन के अंदर आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, जो वैक्सीन होती है वो 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, टॉक्सॉइड होती हैं, लाइव होती हैं और किल्ड होती हैं। टॉक्सॉइड के अंदर ये तीनों मैंने बता दी, एंटी स्नेक वेनम, एंटी टेटनस सीरम और एंटी डिप्थीरिया सीरम, ये होती हैं, ठीक है। और किल्ड के अंदर ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर वो बैक्टीरिया क्या हो? किल्ड हो, मरा हुआ हो। और लाइव वैक्सीन के अंदर
ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर क्या हो, वो बैक्टीरिया जिंदा हो। और याद रखना प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी जो लाइव वैक्सीन होती है वो कभी भी नहीं लगाई जाती है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये आपका इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो आज का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू।